जैसे प्रीवियस जो लेक्चर था अपना, इसमें हमने वेव्स का एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन कवर किया और साथ साथ वेव्स के जो पैरामीटर्स होते हैं, नेमली अगर मैं कहूँ एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, और लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने देखा था, दैट वाज फेज एंगल। अब इसी चीज को हम थोड़ा आज और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, बट वी विल टेक द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स के जरिए हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन रखने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक वेव सेट हो गई है कुछ इस तरीके से, और आप जानते हैं कि एक वेव को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो बेसिकली मैं उसको एक इमेज ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये वेव हमेशा से ऐसी नहीं रहेगी, है ना। पार्टिकल्स की पोजीशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ठीक है, वेव का इमेज बनाइए, फोटो निकाली है उसकी, ऐसे समझ सकते हो तुम। अब कुछ चीजें मैं पहले अपने आप को, मतलब आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि फैक्टर्स या पैरामीटर्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। बेटा ये जीरो पोजीशन है, मैक्सिमम जितना ऊपर जा सकता है उसको एम्पलीट्यूड कहा जाएगा +a, मैक्सिमम जितना ऑन द अदर साइड नीचे जा सकता है उसे कहा जाएगा -a। तो एम्पलीट्यूड का मीनिंग सबको समझ में आया। मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर या नीचे जा सकता है उस चीज को कहेंगे हम एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये होगी कि फ्रॉम दिस जीरो पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर मैं डिस्टेंस गिन लूं तो इस डिस्टेंस को हम क्या कॉल करेंगे, लैम्डा। लैम्बडा, वेरी गुड। सिंबॉलिकली हावेवर में से कहेंगे वेव लेंथ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसको यहां पर ही मेजर किया जाए, हम यहां और यहां भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहां और यहां भी मेजर कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव दो पॉइंट्स, एक के बाद एक आने वाले दो पॉइंट्स जिनकी स्टेट ऑफ मोशन सेम है, उनके बीच का गैप अगर आप मेजर करोगे तो हम उसे वेवलेंथ कहते हैं। ओके, अच्छा मुझे बताओ कि ये एक वेव फॉर्म होने के लिए जो टाइम लगेगा उसे क्या कहा जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, वेरी गुड। तो इसी लैम्बडा के बाजू में यहाँ कॉमा दे करके मैं लिखता हूं कि एक वेव बनने के लिए जो टाइम लगा उसे कहा गया टाइम पीरियड। अब मैंने वेव की स्पीड डिफाइन की एक सिंपल तरीके से। मैंने कहा वेव की स्पीड इज इक्वल टू वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है डिवाइडेड बाय उसे कितना टाइम लगा। तो वेव की स्पीड या कह सकते हो वेव की वेलोसिटी हमने लिखा लैम्डा डिवाइडेड बाय टी। बट हमारे पास एक सिंपल सी अजम्पशन है, 1/t फैक्टर क्या होता है, n, यानी कि क्या चीज, फ्रिक्वेंसी। मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स बनेंगी, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये v की रिलेशन मॉडिफाई हो जाती है और इसे क्या कहा जाएगा, n लैम्डा। ये हो गई इक्वेशन ऑफ वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वेव इधर चल रही है इस तरफ, तो ये हो गया v का डायरेक्शन। ओके, और अगली चीज जो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं वो ये है कि ये फेज कितना है बेटा, ये वाला फेज 0। यहां पर का फेज कितना है याद करिए, 90 डिग्री, 90 या आप इसको रेडियन में कहेंगे तो π/2। पाई ये वाला फेज कितना है, पाई पाई, वेरी गुड। और ये वाला फेज यहाँ 270 3π/2 आप रेडियन में कह सकते हो तो 3π/2। और ये वाला फेज कितना है, L। 2 पाई। और मैं ये ऑर्डर आगे कंटिन्यू कर सकता हूं चाहा तो, और आगे जा सकता हूं, पर ठीक है, कम से कम इस स्टेज पर आपको इतना तो याद रहना चाहिए। ठीक है, तो बेटा हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। अच्छा, बिफोर दैट एक और दो छोटी सी दो तीन बातें ऐड कर दूं आपके सामने। जैसे कि अगर मैं पार्टिकल के बारे में बात करूं तो पार्टिकल की वेलोसिटी बनती है ना, पार्टिकल वेलोसिटी आपको याद होगा, ऐसे लिखा गया ±ω में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, है ना। एम्पलीट्यूड ज्यादा से ज्यादा कितना हुआ और ड्यूरिंग एम्पलीट्यूड अटेन होने से पहले पहले जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे थे वो y। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, आपको ये भी याद होगा कि ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम लोग लिख सकते हैं दो तरीके से, 2π/t एक पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी है 2πn।
ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। सोचो कि अगर एक वेवलेंथ कवर हुई, हाँ, एक वेवलेंथ लैम्बडा, तो मुझे बताओ एक वेवलेंथ कवर होने के लिए टाइम कितना लगा? 1 second. नहीं नहीं, वन टाइम पीरियड, टी, वन टाइम पीरियड। यहीं से समझो ना, यहां से लेकर के यहां तक एक वेव अगर बन रही है तो डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो कितना डिस्टेंस लगा? लैम्बडा। और Lambda. एक्चुअल में इस एक वेव के फ्रेम होने में, एक वेव के प्रोपोगेट होने में, एक वेव के यहां से यहां तक ट्रैवल होने में कितना टाइम लगा? Time period. T. टाइम पीरियड जिसे हम कहें, वो जितना भी होगा, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, वट एवर, इट इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन वेव। आसान जुमलों में अगर समझने की कोशिश करें। अच्छा, तुम एक और बात नोटिस कर रहे हो क्या? ऐसा होने में फेज कितना बना? सोचो। 2 pi. वेरी गुड, शाबाश, साफ साफ समझ में आता है। 360. मतलब एक ऑसिलेशन अगर पूरा हो जाएगा, एक क्रेस्ट एक तरफ अगर बन जाता है, एक वेव अगर सेट होती है, तो डिस्टेंस यानी कि पाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो लैम्बडा इतना कवर होता है। टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो टी इतना टाइम लगता है, और फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो 2 पाई इतना फेज लैप्स हो जाता है, 2 पाई इतना फेज निकल जाता है, या चाहिए 2 पाई इतना फेज, ताकि एक पूरी वेव हम यहाँ पर सेट करा सकें। ये बिल्कुल साफ साफ यहाँ एविडेंट है, दिख रहा है। यहां से यहां तक लैम्बडा, यहां से यहां तक आने के लिए लगा टाइम टी, और यहां से यहां तक पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस के दौरान जो वेव ट्रैवल हुई उसमें फेज बना 2 पाई। अब बेटा सोचो, अगर मैंने एक आर्बिट्री सा पॉइंट लिया वेव का, यहां पे, यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये यहां के पार्टिकल के बारे में मैंने कहा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टार्ट से लेकर के यहां तक कितना पाथ कवर हुआ? तो हम बोलेंगे नहीं पता, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड पॉइंट तो नहीं है ना। ये 0 का पॉइंट है, ये π/2 का है, ये पाई का है, ये 3π/2 का है, ये 2 पाई का है। अब ये मैंने आर्बिट्री पॉइंट रैंडमली कहीं भी ले लिया, तो हम एग्जैक्टली इसके बारे में ये नहीं बोल सकते कि ये कितना है। दूसरा, अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि भाई इस पॉइंट तक वेव पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, तो हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं टी या t/2, ऐसे भी नहीं बोल सकते। t/2 तो यहां तक लगेगा, ये तो समझने वाली बात है। अगर यहां तक गए तो t/2 लग जाएगा ना, करेक्ट है? Yes, sir. आधा। और अगर यहां तक जाते भी हैं मान लो, और डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो λ/2 हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन मैंने जो पॉइंट चॉइस किया है वो आर्बिट्री सा है, कोई स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं है, रैंडमली मैंने बता दिया। तो हम इसके एग्जैक्टली टाइम डिफरेंस के बारे में भी नहीं बोल सकते कि यहां से यहां तक कितना टाइम का डिफरेंस है, या हम एग्जैक्टली इसके पाथ के डिफरेंस के बारे में भी नहीं बोल सकते कि यहां से यहां तक कितना पाथ का डिफरेंस है। और हम एग्जैक्टली ये भी नहीं बता सकते कि यहां से यहां तक का कितना फेज का डिफरेंस है, कि भाई ये 0 है और ये क्या है, हमें पता नहीं। तो मैं एक जनरलाइजेशन कर देता हूं। मैं जनरलाइजेशन बेटा कुछ ऐसा करता हूं कि पाथ का जो डिफरेंस आएगा ना, पाथ का डिफरेंस, ठीक है, पाथ का डिफरेंस क्यों बोलेंगे पता है उसको? यहां से शुरू हुआ था, यहां तक पहुंचना है, तो पाथ में इतना डिफरेंस आया, ऐसे बोलने की बात है। तो मैं इसे रैंडमली एक नोटिफिकेशन दे देता हूं डेल्टा एक्स, और इसी तरीके से टाइम में जो डिफरेंस आएगा ना, कि भाई वहां से वहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, मैं उसे रैंडमली एक नोटिफिकेशन दे देता हूं, एक नोटेशन दे देता हूं, डेल्टा टी। और सिमिलरली फेज में जो डिफरेंस आएगा, मैं उसे भी एक रैंडम नोटेशन दे देता हूं, डेल्टा फाई। तो कोई आर्बिट्री पॉइंट अगर आएगा तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझी? Yes, sir. अब एक कंपैरिजन बेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुने, ध्यान से सुने, और मैं पहले ही मार्क कर देता हूं कि ये कंपैरिजन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के तकरीबन 3 से 4 चैप्टर में ये कंपैरिजन हमें काम में आएगा। बच्चों मुझे एक बात बताओ कि एक लैम्बडा अगर निकल जाता है, एक वेवलेंथ अगर निकलती है, तो उसके कंपैरिजन में फेज कितना निकलता है? 2 pi. शाबाश। उल्टा अगर कहा जाता है, रिवर्स, कि 2 पाई का फेज अगर निकल जाता है तो उसके लिए कितनी वेवलेंथ डेवलप होती है?
लैम्बडा। लैम्बडा। तो सोचो एक आर्बिट्री सा डेल्टा एक्स मैं चॉइस करूं, आर्बिट्री डेल्टा एक्स, क्योंकि पाथ मतलब लैम्बडा, तो आर्बिट्री डेल्टा एक्स। तो इसके लिए मैं एक आर्बिट्री फेज क्या चॉइस करूंगा? डेल्टा डेल्टा फाई। शाबाश। अब हम लोग बचपन में सीखते थे, ठीक है ना, बचपन में ऐसे सीखते थे ना भाई, 1 किलो 5 रुपए को तो 10 किलो कितने को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर अगर हम एक सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं तो हमको ऐसे मिलेगा लैम्बडा इंटू डेल्टा फाई इक्वल 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स, करेक्ट है? Yes, sir. अब एक काम Yes, का sir. फॉर्मूला बन रहा है, काम का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, ये बड़े काम का फॉर्मूला है। अब सोचो कि अगर मैंने आपको फेज का डिफरेंस बता दिया तो क्या फेज के डिफरेंस की वैल्यू यहां पुटअप करोगे तो आपको पाथ का डिफरेंस मिल जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा क्या करोगे? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा टू डेल्टा इसका उल्टा फाई। अगर तुम लिखोगे तो तुम ऐसे लिखोगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। करेक्ट है बात? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि अगर मैंने आपको किसी तरीके से पाथ का डिफरेंस बता दिया, पाथ का डिफरेंस, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हो? सॉरी, फेज का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल सकते हो? Path का distance. तो हमें अल्टीमेटली एक फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला मिल रहा है, ध्यान से देखें। फेज डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट में इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। और दूसरा फॉर्मूला हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, पाथ डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वेव के इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू क्या चीज? Phase difference. फेज डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले को दिमाग में एकदम इमेज बना लो, पक्का कंफर्म कर दो इस बात को। अच्छा, मैं और उल्टे पुल्टे कैलकुलेशन भी कर सकता हूं, मैं टाइम के साथ भी कैलकुलेशन करना चाहता हूं, टाइम और फेज में या टाइम और पाथ में। तो जरा सोचो, इसी तरीके का कुछ आइडिया डेवलप होगा यहां पर, ध्यान से देखो। अगर एक लैम्बडा कवर हुआ, इमेजिन करो, तो टाइम के हिसाब से कितना टाइम लगा? टी। कोई आर्बिट्री सा पाथ डिफरेंस अगर है तो उसके लिए एक आर्बिट्री सा टाइम पीरियड आएगा, बताओ तो क्या? Delta T. Delta T. फिर वही बात हुई है, 1 किलो 5 रुपए को तो 10 किलो कितने को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो मुझे मिलेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, या चलो पूरा अगर तुम्हारे सामने मैं पुटअप कर दूं सारी बात, तो डेल्टा एक्स इंटू टी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डेल्टा टी। करेक्ट जा रही है? Yes. यस सर। अब यहां से मैं दो फॉर्मूले फिर एक बार डिराइव कर सकता हूं। पहला फॉर्मूला मैं डेल्टा एक्स का डिराइव कर रहा हूं, जिसके लिए मैं लिखूंगा लैम्बडा बाई टी इंटू डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला मैं डेल्टा टी के लिए डिराइव कर रहा हूं, जिसके लिए मैं लिखूंगा टी बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। इसका फाइनल और सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी इंटू, ध्यान से देखिए, टाइम डिफरेंस, या अगला फॉर्मूला हमें मिलेगा टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू टी बाई लैम्बडा इंटू Path difference. पाथ डिफरेंस। क्या ये कंपैरिजन टाइम का मैं फेज के साथ भी कर सकता हूं? बिल्कुल। Yes. जरा सोचिए, अगर सिमिलर सिचुएशन मैंने टाइम के साथ फेज के लिए बनाई तो मुझे मिलेगा टी करस्पॉन्डिंग है 2 पाई को, और 2 पाई करस्पॉन्ड करता है टी को। तो एक आर्बिट्री टाइम ले लो तो एक आर्बिट्री फेज आ जाएगा। सही जा रही है बात? यस सर। Yes, sir. फिर वही बात आती है, 5 रुपए में 1 किलो तो 10 किलो कितने में? अगेन यू जस्ट मेक काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आपको यहां मिल सकता है डेल्टा फाई इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू
डेल्टा टी। आप इसके फिर दो फॉर्मूले बना सकते हैं। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी इज इक्वल टू टी अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। करेक्ट जा रही है बात? Yes, sir. तो फाइनली इन दोनों फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू Time difference. टाइम डिफरेंस, और दूसरा फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं Time टाइम difference. डिफरेंस इज इक्वल टू टी अपॉन 2 पाई इंटू Phase difference. Phase difference. तो ओवरऑल 6 फॉर्मूले बन रहे हैं। ये दो, फिर ये रेड कलर में मैंने लिखे ये दो, और फिर ये रेड कलर में मैंने लिखे ये दो। इसमें हम पाथ का डिफरेंस टाइम के डिफरेंस से, फेज का डिफरेंस टाइम के डिफरेंस से, पाथ का डिफरेंस फेज के डिफरेंस से, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस से, फेज डिफरेंस टाइम डिफरेंस से, टाइम डिफरेंस फेज डिफरेंस से, ऐसे इंटरनल कंपैरिजन। तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हमारे माइंड में क्रिएट हुआ, यार इसको याद कैसे रखें। तो इसका एक सिंपल फॉर्मेट तुम देखो ना। पाथ का डिफरेंस हमेशा कौन सी टर्मिनोलॉजी में होगा? लैम्डा। Lambda. फेज का डिफरेंस हमेशा पाई की टर्मिनोलॉजी में होगा, और टाइम का डिफरेंस हमेशा टी की टर्मिनोलॉजी में होगा। अब ध्यान से देखो, जब हम फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में पाई आएगा, पाई वाला टर्म आएगा, और डिनोमिनेटर में लैम्बडा पाथ डिफरेंस से कट सकता है यहाँ पे। और जब हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में लैम्बडा आएगा, फेज डिफरेंस 2 पाई, पाई फैक्टर से कटेगा यहाँ पे। जब हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं हर बार न्यूमरेटर में लैम्बडा आएगा। टाइम डिफरेंस निकाल रहे हैं न्यूमरेटर में टी आएगा। फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं न्यूमरेटर में पाई आएगा। टाइम डिफरेंस निकाल रहे हैं न्यूमरेटर में टी आएगा। तो जो फैक्टर निकाला जा रहा है उसके कंपैरेटिव वाली चीज जो है न्यूमरेटर में आएगी, और जो कैंसिल होने वाली है वो डिनोमिनेटर में आएगी। बात समझ रहे हैं? एक ट्रिक बता रहा हूं मैं इसको याद रखने की, आसान सी। बाकी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो किसी भी गिवन वेव के लिए हम ये इंटरनल कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इस बात को मैं थोड़ा सा आपको मजबूती से समझ में आया आपको, इसलिए एक पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, एंड आई एक्सपेक्ट दैट कि आप उसको बहुत क्विकली सॉल्व करेंगे, बहुत क्विकली, बिना टाइम पास के, फटाफट एकदम। और मुझे आंसर्स चाहिए सिर्फ इसके, बस एक या दो के लिए मैं आपको हेल्प करता हूं। ये सारे आपको जो दिए गए हैं ये क्या है? Wavelength. क्वेश्चन मत पढ़ना, ये Path सब, difference. हाँ ये सब लैम्बडा की टर्मिनोलॉजीज में दिए गए हैं। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? Path difference. पाथ डिफरेंसेस हैं। मैंने अभी कहा ना आपको, पाथ डिफरेंसेस जो होंगे, पाथ के डिफरेंसेस यानी कि डेल्टा एक्स, वो सब लैम्बडा की टर्मिनोलॉजी में दिए गए होंगे। अब हमें इन सारे केसेस में क्या निकालना है? व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट? फेज डिफरेंस। Phase difference. ठीक है। अब अपनी नोटबुक वगैरह में जहां कहीं आप लिख रहे हो ना, पीछे मत जाओ, थोड़ा पीछे मत जाओ, जरा सोचो फेज डिफरेंस यानी कि क्या चीज हो गई? डेल्टा फाई। जरा सोचो हम डेल्टा फाई के लिए इक्वेशन क्या बनाते हैं? गौर से समझना। फेज डिफरेंस कौन सी टर्मिनोलॉजी में आता है? पाई की, है ना? Yes. तो न्यूमरेटर में एक्सपेक्टेड होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनटू यहां पर क्या आएगा? अब पाथ डिफरेंसेस जो होते हैं वो लैम्बडा की टर्मिनोलॉजी में होता है, तो ये लैम्बडा और ये लैम्बडा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरा टर्म सिर्फ पाई में बचेगा। याद कैसे रखा जाए? थोड़ी ट्रिक आ रही है समझ में आपको? यस? Yes, नो sir. सर फिर से एक बार। Yes, sir. अच्छा, नहीं समझा, फिर से एक बार। मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ यार, कोई कंसेप्ट नहीं रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ये चीज क्या है? Phase difference. फेज। फेज के डिफरेंसेस कौन सी टर्मिनोलॉजी में आते हैं? Pi. पाई के। Pi. पाई के। तो यहां से लैम्बडा कटना चाहिए, लैम्बडा का फैक्टर कट होना चाहिए ना। हाँ. यस तो सर। ये पाथ डिफरेंस के सारे नंबर्स देखो सब लैम्बडास में दिए हुए हैं हमको। जब ये वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पुटअप करूंगा तो लैम्बडा लैम्बडा फैक्टर कट जाएगा, Yes, sir. और मेरा आंसर जो है मुझे पाई की टर्मिनोलॉजी में मिलेगा। Yes, sir. तो कोई भी फॉर्मूला उठा के देखो जिसमें तुमको फेज डिफरेंस निकालना है ना, न्यूमरेटर में पाई होगा।
न्यूमरेटर में पाई होगा, कहीं भी उठा के देखो तुम, यहाँ देखो न्यूमरेटर में पाई है। कोई भी वो इक्वेशन उठा के देखो जिसमें तुमको पाथ डिफरेंस निकालना है तो उसके न्यूमरेटर में लैम्बडा होगा। और माइक प्लीज ऑफ रखो बेटा, माइक ऑफ रखो प्लीज, चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं तो ये चीजें। आप माइक ऑफ रखो, शेख जवेरी आप प्लीज माइक ऑफ रखो। ओके, सो आई वाज ऑन अ पॉइंट कि कोई भी फेज डिफरेंस का फैक्टर जब हम निकालने वाले होते हैं तो उसके न्यूमरेटर में हमको पाई मिलेगा, और पाथ डिफरेंस वाला फैक्टर अगर हम कोई भी निकालने वाले होते हैं तो उसके न्यूमरेटर में हमको लैम्बडा मिलेगा। तो ऐसा करके हम फॉर्मूले को थोड़ा याद रखने में हेल्प ले सकते हैं। बाकी तुम थोड़ा सा मेहनत करके रटो ना इसको। अब समझा कि नहीं समझा ये पूछना भी मेरा गलत है ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये जितनी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैल्यूज हमको दी गई है, ये सारी की सारी क्या है? पार्ट डिफरेंस, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फेज डिफरेंस। बस यहाँ पे लाके वैल्यू पुटअप करो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर तैयार। सो फिलहाल की सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं सॉल्व करूं, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस की जगह क्या लाऊंगा? लैम्बडा बाई 2। सॉल्व करने पे आंसर क्या आया? पाई। खत्म? क्लियर हो रही है बात? यस सर। अब आगे के सब सॉल्व करिए, फटाफट फटाफट बताइए मुझे क्या आंसर आता है, तेजी से करिए। सेकंड का 3 पाई। ओके, इसका 3 पाई आ गया। मैं बस आंसर नोट डाउन कर रहा हूँ, पहले वाले का आंसर पाई आ गया था, ठीक है, डेल्टा पाई लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। दूसरे वाले का आपने बताया मुझे सेकंड का 3 पाई। 3 पाई। ओके, 7 लैम्बडा के लिए बताइए। 14 14 पाई, बिल्कुल सही है, 14 पाई। बिल्कुल सही है। इसका बताइए, फोर्थ का 11 पाई। 11 पाई, वेरी गुड। 7.5, 7.5 को बेटा आप लोग रीड कर सकते हो 15/2, या ऐसे ही रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आंसर आएगा देखो? 15 पाई। 15 पाई। बिल्कुल सही। 101 पाई का क्या आंसर आएगा? 101 लैम्बडा का, सॉरी 1001 लैम्बडा का। यस, लैम्बडा लैम्बडा काट दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और क्या आंसर आएगा? 2002 पाई। 2002 पाई। अच्छा, 93.5 लैम्बडा का, लैम्बडा लैम्बडा काट दो। प्रोसेस समझ में आ रहा है? एक्चुअली हम देखा जाए तो टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं, एक ही चीज बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। 187 187, ओके, 187 पाई, सिर्फ 187 नहीं, 187 पाई, और यहाँ मैं समझता हूँ कि 11 पाई, ये रिपीट हो गया एक्चुअली। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी गिवन वेव के लिए पाथ और फेज डिफरेंसेस का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। बस हम यहाँ यही समझना चाह रहे थे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अब जैसे इस सीक्वेंस में मैं आपको एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, केयरफुली करना क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक वेव का फॉर्मेट हमको दिया गया है, ये वेव का फॉर्मेट है ऐसे। अब हमसे पूछा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का फेज डिफरेंस कितना है बताओ। तो ये तो देख के समझ में आ जाता है कि जो बी पॉइंट है, ये साफ साफ समझ में आ जाता है कि बी पॉइंट है 3π/2, ये तो हमको साफ साफ समझ आता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए कहाँ है, क्योंकि ए किसी स्टैंडर्ड पोजीशन पर नहीं है। जैसे कि एग्जैक्टली यहाँ टॉप पर होता तो हम π/2 बोल देते, या बिल्कुल 0 पर होता तो हम 0 बोलते, या यहाँ होता तो हम बोलते कि पाई। ए किसी आर्बिट्री जगह पर है, जहां पर ये जो दिया गया है λ/8, ये λ/8 क्या है? फेज डिफरेंस है सर। पार्ट डिफरेंस। पाथ डिफरेंस है। तो आपको पॉइंट ए के लिए डेल्टा फाई निकालना है। पॉइंट ए के लिए फॉर्मूला बताएंगे मुझे? 2 पाई बाय लैम्बडा। वेरी गुड, 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू लैम्बडा बाय पॉसिबल जो भी पाथ में फर्क है, पाथ में डिफरेंस है वो। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है, 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस, वहां पर अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा λ/8।
कैलकुलेशन किया, लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 और 8 का आंसर आया π/4। π/4 अब समझने वाली बात है, ए का फेज कितना है? π/4। और देख करके समझ में आया कि बी का फेज कितना है? 3π/2। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ए और बी में फेज का डिफरेंस अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या मुझे ऐसे करना पड़ेगा? बी का फेज माइनस ए का फेज, सही है ना? यस सर। ए का अपना कुछ फेज बना इतना, बी का अपना कुछ फेज है इतना, इन दोनों में अगर मुझे फेज का डिफरेंस निकालना है तो मुझे दोनों के फेजेस को माइनस करना पड़ेगा। अब बी का फेज हम लोग जानते हैं कितना था? 3π/2 माइनस इसका आंसर था π/4। सिंपल कैलकुलेशन है, 11π/8। एलसीएम लेना है, तो ये हो गया 4 के हिसाब से कितना हो गया? 6π। सही जा रहे हो? माइनस पाई, आंसर क्या आया? 5π/4। देखो ऑप्शन दिख रहा है, ये हो गया आपका ऑप्शन। क्लियर है? अभी हम कोई ऐसी बहुत बड़ी यू में से काइंड ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत बेसिक पर हैं हम लोग, बहुत बेसिक पर, और इन बेसिक्स में हमें बहुत स्ट्रांग होना है। 3-4 चैप्टर बेस करेंगे इन सब बातों पे। ओके, क्लियर हो रही है बात? यस सर। चलिए एक और इसी तरीके का इंटरेस्टिंग फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन देखते हैं, एकदम आसान। एक प्रोग्रेसिव वेव है जो 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखती है और 360 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी है। तो बेटा डेटा अगर मैं फॉलो करता हूं तो फ्रीक्वेंसी जो मुझे बताई गई है वो 500 हर्ट्ज है, और वेलोसिटी जो वेव की मुझे दी गई है वो 360 मीटर पर सेकंड है। अब हमसे ये पूछ रहा है हाउ फार अपार्ट, कितनी दूर होंगे, मतलब पाथ का डिफरेंस निकालना है। हाउ फार अपार्ट, पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स, आर द 2 पॉइंट्स 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब फेज का डिफरेंस गिवन है, कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब समझिए π/3 रेडियन। तो हमें किसी तरीके से पाथ का डिफरेंस निकालना है फॉर इफ द फेज डिफरेंस इज दिस मच। ओके, नाउ द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। कैलकुलेशन मुझे 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लैम्बडा फाइंड आउट करना चाहता हूं। स्टेप 1 मैं लैम्बडा फाइंड आउट करूंगा। कैसे? तो बेटा मैं इक्वेशन यूज करूंगा v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v जैसे कि हम लोग जानते हैं 360 है, n एज पर गिवन 500 इनटू लैम्बडा। तो कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं 0 0 से काट देता हूं, आंसर लिखता हूं 36 डिवाइडेड बाई 50। इतना भी रखोगे तो चलेगा फिलहाल, मीटर। ठीक है, बाकी आगे बाद में देखते हैं। अब आप मुझे बताइए कि हम डेल्टा एक्स के लिए इक्वेशन क्या लिखें, सोच समझ के बताइए। लैम्बडा बाय लैम्बडा अपॉन 2 डेल्टा। अब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, लैम्बडा की वैल्यू बाद में देखते हैं, फिलहाल 2 पाई इनटू डेल्टा फाई की जगह पुटअप करते हैं π/3। सो कैंसिलेशन वैंसिलेशन हो गए पाई के, और हमें आंसर मिला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/6। करेक्ट है? यस सर। ओके, अब लैम्बडा के लिए हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू को फिगर आउट किया था, उसको पुटअप करते हैं। कितना फिगर आउट किया था? 36 डिवाइडेड बाय 50 इनटू ये एक्स्ट्रा टर्म 6 नीचे का मल्टीप्लीकेशन। अब ये 6 इस 36 को काट देगा, कितना हो जाएगा? 6/50 6/50 3/25, यानी कि 0.0 कितना हो गया? पाई नहीं आता नीचे। 0.12 नहीं पाई नहीं आएगा नीचे। पाई इसलिए नहीं आएगा बेटा, देख यहाँ से ये पाई, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, थोड़ा ध्यान लगा। आ रहा है समझ में तेरी? ठीक है, हाँ इतनी इतनी छोटी छोटी बातों में मत अटको यार। अच्छा, अब ये डिवीजन पूरा कर दो, बताओ कितना आता है? 0.12। 0.12 0.12। 0.12। ओके,
या आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी रखोगे तो भी चलेगा। 0.12 मीटर। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड आंसर। ओके, अब ये कैलकुलेशन देखो कैसे थोड़ा सा अलग वैरायटी से या अलग तरीके से पूछा गया, यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया, यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया। एक और क्वेश्चन मैं इसी तरीके का आपके सामने रखता हूं, और इस क्वेश्चन को तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, आपने इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना है, एकदम फिट। हमें दो वेव्स बना के दी गई हैं, एक रेड वाली ऐसी और एक ऐसी ब्लू डॉटेड लाइन वाली। ठीक है, ये जो रेड वाली वेव है ना, इसके ऊपर एक फंक्शन लिखा हुआ है साइन, एक्स को छोड़ दो, साइन। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली वेव बन रही है ना यहाँ पे, इसके ऊपर भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कॉस। ऐसा क्यों लिखा हुआ है जरा सोचो। तो इसका एक सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूं। बच्चों मुझे बताओ, साइन ऑफ जीरो क्या होता है? 0. जीरो, वेरी गुड। और मुझे बताओ, कॉस ऑफ जीरो क्या होता है? 1. 1। हाँ, अब इस रेड वाली यानी कि साइन वेव को ध्यान से देखो। जब इसमें का एक्स वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब 0, साइन 0 रीड किया जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना है? 0 है। और इस कॉस वेव को ध्यान से देखो, जब इस x की जगह पर 0 पुटअप किया जाएगा और इसे पढ़ा जाएगा cos 0, तो वेव की इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा? 1. यानी कि एक ऐसी वेव जो 0 फेज एंगल पर मिनिमम है, उसे साइन वेव कहा जाएगा। और एक ऐसी वेव जो 0 फेज एंगल पर मैक्सिमम है, शुरुआत में ही ऊपर है, शुरुआत ही 1 से हो रही है, शुरुआत ही एम्पलीट्यूड से हो रही है, उसे क्या कहा जाएगा? कॉस वेव। अब ये पिक्चर आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि किसी जगह पर अगर मैंने आपको इस तरीके की वेव बना के दी, तो डेफिनेटली ये कौन सी वेव कहलाएगी? साइन एक्स। साइन वेव। एक्स छोड़ दो, एक्स तो हमने एज एंगल इस्तेमाल किया। और किसी जगह पर आपको अगर मैंने इस तरीके की वेव बना करके दी कि जो शुरुआत से ही मैक्सिमम में शुरू हो रही थी, तो इस तरीके की वेव को कौन सी वेव कहा जाएगा? कॉस वेव कहा जाएगा। अब इन दोनों में तो हमें फेज डिफरेंस निकालना है। बेटा ये बताओ कि साइन की वेव मैक्सिमम कितने एंगल पर हुई? π/2. π/2। 90. बिल्कुल सही जवाब। π/2 का फेज आया तो साइन मैक्सिमम हुई, और कॉस कब मैक्सिमम हुई? शुरुआत में ही। 0. शुरुआत में ही। तो साइन के मैक्सिमम होने के लिए हमें एक्स्ट्रा कितना फेज लेना पड़ा? π/2। π/2। तो अब सोच समझ करके बताइए कि दोनों में कितना फेज डिफरेंस होगा? π/2। बिल्कुल सिंपल, π/2। वेरी करेक्ट, होना चाहिए π/2, क्योंकि साइन वाली वेव अगर मैक्सिमम तक पहुंचती है तो उसे π/2 इतना फेज कवर करने के बाद वो मैक्सिमम होगी, जबकि कॉस वेव आज अभी इसी 0 इंस्टेंट पर मैक्सिमम है। तो कॉस तो लीड कर रहा है, आगे है, शुरुआत ही मैक्सिमम से कर रहा है, जबकि साइन अभी π/2 आने पर मैक्सिमम होगा। तो दोनों में फेज का डिफरेंस कितना हो गया? π/2। तो अब ये फंडामेंटल बात याद रखिए कि किसी भी गिवन सिचुएशन में अगर हमारे पास एक साइन की वेव है और हमारे पास अगर एक कॉस की वेव है, तो इन दोनों वेव्स में फेज का डिफरेंस हमेशा हमेशा कितना होगा? π/2. और इसकी पहचान क्या है कि कौन सी वेव साइन है? जो 0 जो 0 पर 0 से शुरू होती है। ये मेरे सेंटेंसेस याद रखना, जो 0 पर 0 से शुरू होती है, ये किस चीज की पहचान है? कौन सी वेव की पहचान है? साइन वेव। साइन वेव की पहचान है। और जो 0 पर मैक्सिमम से शुरू होगी, शुरुआत ही बड़ी वैल्यू से करेगा, मैक्सिमम से, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जो शुरू करेगा, ये कौन सी वेव कहलाएगी? कॉस कॉस वेव कहलाए। मेरे सेंटेंसेस याद रखना, ये हमें आगे बहुत काम में आएगा। अभी मैं इसके और कंसेप्चुअल डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बेसिक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इस अजम्पशन में कि आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, तो आपके दिमाग में मैं मैथमेटिक्स नहीं घुसा रहा हूं, लॉजिक घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम किसी भी साइन वेव को कैसे पहचानेंगे? जो 0 पर 0 जो 0 पर 0 होती है, वेरी गुड। और हम किसी भी कॉस वेव को कैसे पहचानेंगे? 0 पर जो 0 पर मैक्सिमम होती है, वेरी गुड।
आइए थोड़े और हल्के फुल्के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं, आइए देखते हैं। Frequency of tuning fork is 256 Hz and the velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। तो दो डेटा इसने दे दिया बेटा अपने को। एक इसने अपने को बताया फ्रीक्वेंसी दैट इज 256 हर्ट्ज और एक वेलोसिटी बता दिया कितना 340 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव व्हेन द फॉर्क कंप्लीट्स 16 वाइब्रेशन। 16 वाइब्रेशन अगर होते हैं तो वेव कितनी दूर जाएगी। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं कि आप इन दोनों का इस्तेमाल करें और लैम्बडा निकालें। तो आपको याद होगा हम लोग एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो लैम्बडा शुड बी इक्वल टू व्हाट, V by N. v बाई एन। ठीक है, तो लेट्स पुट अप दी नंबर्स। 340 डिवाइडेड बाय 256 मीटर, करेक्ट है। यस Yes. सर। और आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब सोचते हैं बेटा, ध्यान से समझते हैं। एक वेव सेट हो गई, मान लो यहां पे ये ऐसी ऐसी वेव सेट हो गई, इमेजिन करते हैं। ठीक है, देखो एक वेव जो बनेगी या एक वेव जो ट्रैवल करेगी ना यहां से यहां तक, इसमें एक वाइब्रेशन पूरा होता है। एक वाइब्रेशन पार्टिकल का पूरा होगा तब तक ये एक पूरी वेव ऐसे आगे जाएगी। ठीक, तो मुझे एक बात बताइए कि एक वेव अगर बनती है, एक वाइब्रेशन अगर पूरा होता है तो कितना डिस्टेंस कवर होता है। Lambda. लैम्बडा, वेरी गुड, शाबाश। और दो वाइब्रेशन पूरे हुए तो 2 lambda. 2 लैम्बडा। तो अगर 16 वाइब्रेशन होते हैं तो 16 lambda. 16 लैम्बडा। खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, आंसर बोलिए। 16 lambda. 16 लैम्बडा। कंसेप्ट दिमाग में आया आपके? क्योंकि अगर Yes, एक sir. वाइब्रेशन पूरा होगा तो एक वेव बनती है, और एक वेव अगर बनती है तो उसमें एक लैम्बडा इतना डिस्टेंस मूवमेंट होता है, इतना डिस्टेंस उसमें वेव ट्रैवल कर पाती है। दो वाइब्रेशन पूरे होंगे तो 2 लैम्बडा कवर होगा, 3 वाइब्रेशंस पूरे होंगे तो 3 लैम्बडा। तो अगर 16 वाइब्रेशन पूरे हो रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस जो वेव ट्रैवल करेगी वो 16 लैम्बडा हो जाएगा। दैट्स इट, है ना सिंपल क्वेश्चन। Yes, sir. 16 इंटू कैलकुलेशन पूरा करते हैं 340 डिवाइडेड बाय 256। 16 और 256 कटेगा, कैलकुलेशन पूरा करके बताओ कि इसका आंसर क्या आता है। तब तक मैं एक अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। कितना आया? 21.25. 21.25। चेक आउट विद द आंसर, यही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so final answer, let me write it with some other color. 21.25 मीटर, इतना डिस्टेंस ये वेव कवर कर पाएगी ड्यूरिंग 16 पॉसिबल वाइब्रेशंस। ओके, चलिए अब इसे देखते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज एन दिया है, वेवलेंथ लैम्बडा दिया है, स्पीड निकालें। मोर और लेस ये आपका होमवर्क है। 340। This is n, this is lambda. Use v is equal to n lambda. And lambda. 170 to 340 340. मीटर पर सेकेंड। तो ये एकदम बकवास क्वेश्चन था। Homework, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे ही क्वेश्चन रखे हैं मैंने यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे, आगे का जो सब्जेक्ट आ रहा है इसमें, कल का लेक्चर, उसके आगे के लेक्चर, थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएंगे। A certain sound wave in air has a speed, तो स्पीड दिया है, वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी और पीरियड निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, तो इफ यू जस्ट रिकलेक्ट द डेटा, सो v दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ गिवन है 1.7, फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू v बाई लैम्बडा। बता दें वही आंसर। 200 hertz.
यस बिल्कुल करेक्ट है, 200 हर्ट्ज। अब बताइए टी कैसे निकालूं मैं? फ्रीक्वेंसी तो निकाल दिया। 1/n। वेरी गुड, शाबाश, 1/n यानी कि 1/200। बताइए आंसर क्या होगा? गो ऑन, करेक्ट, बोलिए जल्दी से। 0.005। 0.005 0.005, बिल्कुल सही है, 0.005 सेकेंड। चलिए एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन। A sinusoidal wave traveling along a rope. The oscillator that generates the wave completes 60 vibrations in 30 seconds. तो 60 वाइब्रेशन लिए उसने 30 सेकंड में। Also, a given maximum travels 420 centimeter along the rope in 10 seconds. तो ये पूछ रहा है वेवलेंथ कितनी है। पहले तो तुम बेटा इस बात पर नोटिस करो, 60 वाइब्रेशंस 30 सेकंड में, ठीक है, लिख लेते हैं 60 वाइब्रेशन 30 सेकंड। तो एक सेकंड में इसने जितने भी वाइब्रेशन लिए, क्या उसे एन कहा जाएगा? फ्रीक्वेंसी। यस सर। यस सर। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही ये होती है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड। या मैं यहाँ टाइम पीरियड के लिए भी कैलकुलेशन बना सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का बनाना प्रेफर किया। तो सिंपल बात, अगर 60 वाइब्रेशन के लिए 30 सेकंड लग रहे हैं या 30 सेकंड में 60 वाइब्रेशन कर रहा है, तो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, निकालिए। 2। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर आ जाएगा 2। 2, और इसे लिखेंगे हम हर्ट्ज, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो ये पहला टास्क पूरा हो गया। दूसरा टास्क, अब इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 425 कितने टाइम में? 425 कितने टाइम में? 10.0 तो क्या v इज इक्वल टू 425/10 डिस्टेंस अपॉन टाइम? क्या कहते हो बेटा? यस सर। यस सर। तो v कितना हुआ? 42.5 42.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकंड। बस काम खत्म। तीसरी स्टेप में आपको लैम्बडा निकालना है, और लैम्बडा के लिए आप लिखेंगे v इज इक्वल टू n लैम्बडा। फाइनली लैम्बडा इज इक्वल टू v/n, दैट्स इट। Therefore lambda is equal to 42.5 divided by 2, हाफ करिए, बोलिए इसका आंसर क्या आता है? 21.2 21.25 21.25, बिल्कुल करेक्ट है। So you may get the answer here as 21.25। यूनिट की तरफ ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर, क्योंकि हमने स्पीड जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाली थी। ओके, अब एक ही चीज है लेकिन पूछ रहा है घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से, थोड़ा सा हमको परफेक्शन महसूस हो, इसलिए मैं सारे एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूं। आगे देखते हैं। एक ऑब्जर्वर जो है वो सी कोस्ट पर बैठा हुआ है, और वो ऑब्जर्व करता है 54 वेव्स रीचिंग द कोस्ट पर मिनट। तो कितने वेव्स उसके पास आए? 54। 54 वेव्स। कितने टाइम में? 1 सेकंड 1 सेकंड। 1 सेकंड नहीं, ध्यान से देखो, पर मिनट पर मिनट, यानी कि कितने सेकंड में? 60 सेकंड। अब फिर बात वही होगी, एक सेकंड में कितने आएंगे? दैट इज व्हाट वी से फ्रीक्वेंसी ना, करेक्ट है। एक सेकंड में जितने भी वेव आएंगे उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। यस सर। Because frequency is nothing but the number of oscillations, the number of waves per second in 1 second। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, n का आंसर क्या आएगा? 0.9। 54/60। एक्सपेक्टेड आंसर हो गया 0.9 हर्ट्ज, करेक्ट है। यस। पहला टास्क पूरा। हमको डायरेक्टली यहां पर वेवलेंथ गिवन है, लैम्बडा कितनी गिवन है? 10 मीटर। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो यू हैव अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, v इज इक्वल टू n लैम्बडा।
तो v n का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला 0.9, लैम्बडा जैसे हमको गिवन है 10, तो फाइनल आंसर क्या आया? 9 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेव्स वहां पर आ रही थी सी शोर पर, सी के कोस्ट पर, उसकी जो एक पर्टिकुलर स्पीड है वो 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। दैट सिंपल। कर पा रहे हो? Yes, sir. ओके Yes. चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पर ट्राई करिए, देखें क्या करते हो। एमसीक्यू है, खुद से ट्राई करिए जब तक मैं अगला क्वेश्चन पोस्ट करता हूं। केयरफुली करिए। Speed of the wave in a certain medium is 960 meter per second. 3,600 waves are passing over a certain point in a medium in 1 minute. तो बात को समझिए, कितनी वेव्स निकल रही हैं? 3,600। 1 मिनट में मतलब कितने टाइम में? 60 सेकंड। 60 seconds. तो 1 सेकंड में जितनी भी वेव जा पाएंगी वही फ्रीक्वेंसी होगी। Yes, sir. तो n is equal to 60. 3600 डिवाइडेड बाय 60। 0 0 से कट गया, आंसर क्या आया? 60 हर्ट्ज। अब यहां हमको डायरेक्टली उसकी स्पीड भी गिवन है 960 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टली गिवन है स्पीड उसकी 960 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा के लिए हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। फॉर्मूला रट लीजिए, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, बहुत काम का फॉर्मूला है। लैम्बडा इज इक्वल टू v बाई एन, देयरफॉर लैम्बडा गोज 960 डिवाइडेड बाय 60। डिवाइड करिए, बताइए। Option D. 16. 16 मीटर। ओके, सी थिंग्स दे आर वेरी सिंपल। 16 मीटर। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, इसमें कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी गलती नहीं करेगा इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में। पढ़िए क्वेश्चन केयरफुली, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। Frequency of the sound wave is n and its velocity is v. If the frequency is increased to 4n, frequency बढ़ा दी तो velocity of the wave क्या होगी? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, v is equal to n लैम्बडा। इसमें से अब हमने क्या बढ़ाया? Frequency. पहले n थी, अब कितना कर दिया? 4n. तो एक नई वेलोसिटी अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा v डैश, तो आंसर क्या आएगा? 4n lambda. ये n लैम्बडा मैं हटा दूंगा, v डैश की जगह क्या लिखूंगा? V. तो आंसर क्या आया? Option C. 4V. ये गलत तरीका है, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। कौन बताएगा आंसर? Option A. ऑप्शन डी वेरी गुड, ऑप्शन ए, शाबाश। क्यों? क्यों? सर आपने कल बताया था। हाँ वेरी गुड, मैंने कल बताया था। अच्छा क्या बताया था मैंने पिछले लेक्चर में? वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अगर मैं ऐसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने लग जाऊंगा तो उसके प्रोपोर्शन में वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब एक पैरामीटर मेरा बढ़ रहा है और दूसरा पैरामीटर अगर कम हो रहा है तो इनका प्रोडक्ट किसी तरीके से कांस्टेंट ही रह जाएगा, क्योंकि किसी भी वेव की वेलोसिटी उस वेव के लिए उस पर्टिकुलर मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। वेव की वेलोसिटी एक ही हालत में, एक ही सूरत में, एक ही कंडीशन में बदलेगी, और वो क्या है? Medium. मीडियम बदले। आप एन और लैम्बडा को आगे पीछे करके वेव की वेलोसिटी को नहीं बदल सकते। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन ए आ जाएगा, इवन दो हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। इसका आंसर ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो किसी तरीके से वेवलेंथ कम हो जाएगा, और ये बैलेंस इस तरीके से आपस में चेक करेगा, एक दूसरे को चेकमेट कर देगा। एन बढ़ गया, लैम्बडा घट गया, वी जितना था उतना ही रहा, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ। वेरी गुड।
चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए अब एक और देखते हैं, इसे देखिए ध्यान से, केयरफुली इसे करने की कोशिश करिए। एक ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है स्ट्रेच स्ट्रिंग पर, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग विच आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लैम्बडा निकालते हैं। स्टेप 1 आप लोग खुद करेंगे इसे। लैम्बडा निकालेंगे v बाई एन। बेटा ये फैक्टर यहाँ v हो गया, ये फैक्टर यहाँ हो गया n। उसके बाद आपको फेज डिफरेंस निकालना है स्टेप 2 में। तो डेल्टा फाई के लिए आप लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स, और ये जो यहां दे रखा है ये डेल्टा एक्स है। कर पाओगे आप ये? यस यस Yes, sir. तो इसे आप होमवर्क समझिए। वैसे मैंने दोनों रिक्वायर्ड फॉर्मूले तो बता दिए आपको, ट्राई करिए, ऑप्शंस मौजूद हैं, चेक करिए, आपको फौरन ही समझ में आ जाएगा। एक और देखते हैं। बाय द टाइम अगर किसी ने ये कर लिया तो मुझे बता दें आंसर अभी। Option D. यस किसी ने कुछ कहा? Option D. ऑप्शन D सुना नहीं? पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 सी आ रहा है? नहीं सर, D पाई बाई 2। पाई बाई 2, अच्छा चेक करिए बहरहाल, मैं दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, चेक करिए। 15 देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैन्स वॉइस इज 300 हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 1 मीटर। तो एक आदमी की जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, बड़े शख्स की, अडल्ट की बात करें, और वेवलेंथ 1 मीटर। चाइल्ड यानी कि बच्चे की जो आवाज है उसकी वेवलेंथ 1.5 मीटर है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड्स वॉइस क्या होगी? तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब यहाँ एक की पॉइंट याद रखिए, यहां पर आप एक की पॉइंट याद रखिए, चाहे आदमी बात करे, ठीक है, या चाहे कोई चाइल्ड बात करे, दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी? सेम। एक ही मीडियम में बात कर रहे हैं ना, हवा में, एयर में ही बात कर रहे हैं ना। ऐसा होता है क्या कि आदमी की आवाज जल्दी पहुंचती है और बच्चे की अभी पहुंच रही है, स्लो स्लो स्पीड है उसकी? ऐसा तो नहीं होता है ना। इसका मतलब दोनों की वॉइस की स्पीड कैसी है? Same. तो अगर मैं फॉर्मूला ऐसे लिखूं, v इज इक्वल टू, आदमी के लिए n1 लैम्बडा लिख दूं और छोटे बच्चे के लिए मैं लिख दूं n2 लैम्बडा 2, तो सिंपली क्या मैं n1 लैम्बडा 1 को इधर से और n2 लैम्बडा 2 को उधर से कंपेयर कर पाऊंगा? यस सर। v तो सेम है, तो आंसर आया n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा। अब n1 का मतलब यहाँ पे हमें लेना है 300, लैम्बडा 1 का मतलब लेना है 1, n2 हमें निकालना है, और लैम्बडा 2 का मतलब हमें लेना है 1.5। तो सिंपली हमें पता चला n2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 1.5। आंसर 200। 200। 200। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके जस्ट अ सेकेंड, और टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीक्वेंस। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, इसे जरा केयरफुली करते हैं। If the frequency of wave is increased by 25%, तो फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई? 25%। तो ये पूछ रहा है कि वेवलेंथ में कितना चेंज होगा, चेंज इन द वेवलेंथ। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचते हैं, आमतौर पर जो कैलकुलेशन होता है ना उसमें ऐसा अजम्पशन होता है, देखिए v इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो अगर मैं n को बढ़ा रहा हूं, n को अगर मैं बढ़ा रहा हूं, तो जनरल अजम्पशन क्या होगा, लैम्डा का क्या होगा? डिक्रीज होना चाहिए। वेरी गुड, लैम्डा डिक्रीज होना चाहिए। तो नॉर्मली हमारा अजम्पशन ये होता है कि n अगर 25% इंक्रीज हो गया तो लैम्डा 25% डिक्रीज हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस, ऐसे होता नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहां पे आपको ये कहूंगा कि v कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो v फैक्टर है ना ये कांस्टेंट है, इसका मतलब n और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, या ऐसे लिखिए लैम्डा और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सॉरी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आई?
Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरी बात जो मुझे यहाँ आपको समझानी है कि अगर पहली फ्रीक्वेंसी n है, दूसरी फ्रीक्वेंसी मैं कह सकता हूं n डैश विच इज इक्वल टू 125/100 ऑफ n। एक 10 सेकंड सोचिए मैंने ऐसे क्यों लिखा, Percentage. Yes. क्यों लिखा बेटा सोचो। अगर पहली फ्रीक्वेंसी मैंने कहा n, अगली फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज होने के बाद मुझे वैल्यू मिल रही है वो मैंने लिखी 125/100n। ऐसा क्यों लिखा मैंने? Percentage to magnitude. Percentage change इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? 25%. 125 लिख दिया। अगर मैं यहाँ बोलता कि मैंने 10% बढ़ाया है, 10%, तो यहाँ आंसर क्या? 110/100। अगर मैं कहता 5% बढ़ाया है तो आंसर क्या आता? 500/100. 105/100। अगर मैं कहता 30% इंक्रीज किया है तो आंसर क्या आता? 140/100. 30%, 30, 100/100. 130/100। अगर मैं कहता, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता 20% डिक्रीज किया है, 80/100. 80/100। 80/100। तो ये तरीका याद रखिए कैसे लिखा जाता है क्विकली। ये दूसरी बात हो गई जो आपको यहां समझाना जरूरी था। अब आते हैं तीसरी बात पर कि हम परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ कैसे निकालें। ओके, तो हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है नया वैल्यू माइनस पुराना वैल्यू डिवाइडेड बाय पुराना वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इस पर भी हमने कॉलेज में बात की थी, ठीक है। Yes. चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज का ये तरीका होता है। चेंज कैसे निकालोगे? चेंज मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा, नया वैल्यू पुराना वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैं इसको आपको याद रहे इसलिए कुछ इस तरीके से कहता हूं, नया वैल्यू माइनस पुराना वैल्यू डिवाइडेड बाय पुराना वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो लैम्बडा है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ n है। ठीक है, तो लैम्बडा की जगह प्रोपोर्शनैलिटीज लिखो आप। तो इसी चीज को, इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सोचे बेटा, 1/n डैश माइनस 1/n डिवाइडेड बाय 1/n मल्टीप्लाइड बाय 100 इन परसेंट। सेम चीज क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. सोचिए, क्योंकि लैम्बडा और n आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो लैम्बडा डैश की जगह आ जाएगा 1/n डैश, लैम्बडा की जगह 1/n, और ये वाले लैम्बडा की जगह भी 1/n। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। 1/n डैश मतलब सोचिए क्या लिखना चाहिए मुझे? 1/n डैश, n डैश की जगह ये है 125/n 100, तो ये 100 ऊपर गया, माइनस 1/n डिवाइडेड बाय 1/n मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये परसेंटेज। अच्छा, यहां से कॉमन क्या निकलेगा और यहां से कॉमन क्या निकलेगा? n कैंसिल हो जाएगा, है ना? Yes, sir. कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 100/120. 100/125 माइनस 1। ठीक है, यहां से अगर ये सब कुछ कॉमन ही गया तो यहाँ 1 बचेगा ना, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। डिनोमिनेटर पूरा 1/n का फैक्टर कैंसिल हो गया। ओके, फर्दर कैलकुलेशन मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू, फर्दर कैलकुलेशन लिख रहा हूं 100/125 माइनस 1 क्या होगा? -25/125। वेरी गुड। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं सभी बच्चों के लिए, अपने पास सब भारी भारी है। डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 इनटू परसेंटेज। आंसर आया माइनस में 25/125 इंटू 100 इंटू परसेंटेज। 25 और 125 काटो, क्या आंसर आएगा? 1/5. 1/5 इंटू 100। अब लास्ट कैलकुलेशन छोटा सा यहां मेंशन कर देता हूं, इज इक्वल टू, ये सब चल रहा है, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, लिख नहीं रहा हूं मैं। 100/5 क्या आंसर आएगा? 20%. माइनस में 20%। अब माइनस का मतलब क्या है? सिंपल Decrease. डिक्रीज। कितने परसेंट डिक्रीज? 20%. 20%। आंसर क्या क्लेम होगा ABCD में से? B. बी। अब इसे ध्यान से समझिए कैसे किया गया है। ऐसे मत कहिए 25% वेवलेंथ बढ़ा दी, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी,
तो वेवलेंथ भी 25% घटेगी, ऐसा नहीं होगा। पूरा कैलकुलेशन हमको ठीक ठाक तरीके से करना पड़ेगा, और हम लोग लर्निंग स्टेज में है, इसलिए हर एक बात थोड़ी 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 करके लिख रहा हूँ, ये तेजी से करना है हमको। ओके विद दिस? Yes, sir. ओके, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक के लिए काफी है, यहाँ हम लोग रुक जाते हैं। ओके